मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज के इस लेक्चर में 1991 में शुरू की गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेन फीचर्स की चर्चा होगी। किन परिस्थितियों में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें अपनानी पड़ी उसकी चर्चा होगी। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, इसकी चर्चा होगी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति पर विचार करने से पहले थोड़ा सा इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। 1947 में हमने आज़ादी के बाद 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, औद्योगिक नीति बनाई, उसका एक लक्ष्य था कि देश में तेज़ी से औद्योगिक विकास हो, लेकिन विकास के लिए हम मिक्स्ड इकॉनमी को स्वीकार करने के लिए बाधित हैं। पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा। 1956 में जो दूसरी हमारी औद्योगिक नीति बनी, उसमें हमने पब्लिक सेक्टर का और विस्तार किया और धीरे धीरे बाद की नीतियों में हम पब्लिक सेक्टर का विस्तार करते ही चले गए और हम समाजवादी रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगे। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय तक समाजवाद का बढ़ाव होता रहा और धीरे धीरे देश में ऐसा माहौल बना कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हावी था। सारी आज़ादी खत्म हो गई थी प्राइवेट सेक्टर की। बहुत सारे नियंत्रण थे, बहुत सारे कानून थे और जिसके कारण अर्थव्यवस्था में कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो गई थी। मार्केट में जो कंपटीशन होता है वो ख़त्म हो गया था, करप्शन बढ़ गया था, रेड टेपिज्म बढ़ गया था और इन सब का परिणाम था कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई थी। कभी कभी हमारी हल्की ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया जाता था, 3% और 4%। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम तेज़ी से विकास करें। हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और हमारा विकास की दर तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाएं ये चाहती थी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को खोले, उसे कॉम्पिटिटिव बनाए और इसलिए वो निरंतर दबाव बनाए हुए थे। हमारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी। 1991 में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की ऐसी क्राइसिस हुई कि हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि हमारे पास केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने का फॉरेन करेंसी या रिजर्व बचा हुआ था। तो हम बहुत बड़े संकट से गुजर रहे थे। IMF दबाव डाल रहा था, वर्ल्ड बैंक दबाव डाल रहा था कि उसकी जो SAP पॉलिसी है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, अगर उसको नहीं स्वीकार किया गया तो वो लोन देना, ऋण देना विकास के लिए बंद कर देंगे। ऐसी दबाव भरी परिस्थितियों में हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। Beginning with mid-1991, the government has made some radical changes in its policies related to foreign trade. हमने कहाँ चेंज किया? फॉरेन ट्रेड में चेंज किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, एक्सचेंज रेट में चेंज किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज किया, फिस्कल पॉलिसी में चेंज किया। The various elements when put together constitute an economic policy which marks a big departure from what has gone before, and this is called New Economic Policy of 1991. 1991 में हमने केवल औद्योगिक नीति नहीं बदली,
हमने विदेशी व्यापार से संबंधित जो हमारी पुरानी सोच थी, बंद अर्थव्यवस्था की, रुकावट की, उन सबको मुक्त किया। हमने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों में इस तरह के चेंज किया कि मार्केट ओरिएंटेड हम ज़्यादा हो, और इन सब जो पूरा पैकेज है इसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। The thrust of new economic policy has been towards creating a more competitive environment in the economy as a means to improving the productivity and efficiency of the system and thus the growth rate. पहला ऑब्जेक्टिव, हमारी अर्थव्यवस्था में सरकार के शिकंजे के कारण, तरह तरह की रोकों के कारण और पब्लिक सेक्टर के निरंतर विकास के कारण कंपटीशन खत्म हो रहा था, कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो रही थी। और आप जानते ही हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कंपटीशन एक बहुत अच्छी परिस्थिति पैदा करता है, उपभोक्ता के लिए भी और उत्पादक के लिए भी। The main objectives behind the launching of new economic policies are to plunge Indian economy into the arena of globalization. विश्व बैंक का दबाव था, IMF का दबाव था, वो चाहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन किया जाए। तो हमारा एक उद्देश्य था कि हम ग्लोबल इकॉनमी, क्लोज्ड इकॉनमी के बजाय हम ग्लोबल इकॉनमी की ओर आगे बढ़ें। टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बाय मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नई औद्योगिक नीति से हमारी जो निरंतर चली आ रही समस्या इन्फ्लेशन की थी, आप इस चीज़ को जानें कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय हमारे और डॉलर का रिलेशन, हमारा रुपया डॉलर से भारी पड़ता था। हमने 1951 में जब अपनी योजना शुरू की तो $1 $1 के बराबर था, और बाद में आज आप देखते हैं 70 और 80 रुपए के बीच में हमारा रुपया चला गया $1 में। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का होना भी है, हमारे रुपए का मूल्य का निरंतर गिरना भी है। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी समस्या है जो इंडियन इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रही थी। तो इससे को रोकना एक हमारा ऑब्जेक्टिव था। टू मूव टुवर्ड्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, हमारे देश की विकास दर बहुत कम चल रही थी, इसको बढ़ाना हमारा उद्देश्य था और इसमें हम सफल भी हुए थे। टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा का जो भंडार हमारे पास था वो बहुत कम था, हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि रिजर्व को बढ़ाया जाए। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बड़ी होती है वैसे वैसे उतार चढ़ाव कम होने लगते हैं। किसी छोटे से तालाब में थोड़ा सा कंकड़ फेंका जाए तो बहुत उतार चढ़ाव हो जाता है, समुद्र में फेंकने से नहीं होता। तो जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बना ले जाएंगे, हमारे यहाँ स्टेबलाइजेशन होगा, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होगा। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि उतार चढ़ाव से अर्थव्यवस्था को बचाएं। टू कन्वर्ट द इकॉनमी इनटू अ मार्केट इकॉनमी, धीरे धीरे हम पब्लिक सेक्टर को बढ़ाते चले जा रहे थे, कंपटीशन ख़त्म हो रहा था, और मार्केट इकॉनमी के बजाय हम कमांड इकॉनमी बना रहे थे। हमारे यहाँ कीमतें सरकार निर्धारित करती थी, कौन से कारखाने बनेंगे सरकार निर्धारित करती थी, उत्पादन कितना होगा सरकार निर्धारित करती थी। इन सब को रोकने के बजाय हमको इनको रोक करके हमें मार्केट इकॉनमी की ओर जाना था। टू परमिट इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी विथ रैशनल रेस्ट्रिक्शन,
हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम अर्थव्यवस्था को खोलें, विदेशी वस्तुओं को और सामान को आयात करें, विदेशी को निर्यात करें, सेवाओं का आयात निर्यात करें, पूंजी का आयात निर्यात करें और मानवीय संसाधन और टेक्नोलॉजी का भी रेस्ट्रिक्शन के साथ हम आयात निर्यात करें। ये था टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। पिछली नीतियों में लगातार हमने सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया था और निजी क्षेत्र पर रोक लगाई थी, और ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। और विश्व बैंक भी यही चाहता था, IMF भी यही चाहता था कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में कंपटीशन हो और उत्पादन अच्छा हो, आयात निर्यात खुले। तो इन सब ऑब्जेक्टिव से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को देश में लागू किया था। मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। The main characteristics or features of new economic policy 1991 are: number 1, delicensing. Only 6 industries were kept under licensing scheme. The license Raj or permit Raj was the system of licenses, regulations, and accompanying red tape that were required to set up and run businesses in India between 1947 and 1990. Up to 80 government agencies had to be satisfied before private companies could produce something, and if granted, the government would regulate production. The term plays off British Raj, the period of British rule in India. भारत में 1947 से लेकर 1990 तक हमने जो सिस्टम डेवलप किया, उसमें सरकार का नियंत्रण निरंतर बढ़ता चला गया और तरह तरह के दफ्तर बनते गए जो परमिशन देते थे। और इस तरह से करीब 80 ऐसे ऑफिस थे, एजेंसीज थी, जिनको अगर हमें कोई इस्टेब्लिशमेंट करना हो, नया हमको कारखाना लगाना हो, उत्पादन करना हो, उसे बेचना हो भारत भर में और देश विदेश में, तो कम से कम 80 जगह से हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि आप ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद भी रेगुलेशन था, तरह तरह के नियम थे, रेड टेपिज्म था। हमारी फाइलें तब फाइलों में बंद हो जाती थी और उसको जब तक घूस और भ्रष्टाचार न हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ती थी। तो हमारे देश में जो विकास की संभावना थी वो ख़त्म हो रही थी। कोई विदेशी आकर के यहाँ पर अगर कारखाना लगाना चाहे और 80 दफ्तरों को उसको चक्कर लगाना पड़े तो क्यों लगाएगा। और इसका परिणाम ये हो रहा था कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्लो हो गई थी। तो सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि हम इस लाइसेंस राज को ख़त्म करें। हर दफ्तर में एक दरोगा होता था और दरोगा जा कर के ये नियम है, ये कानून है, ये सिखाता था, और जिनको पूरा कर पाना संभव नहीं होता था तो वो भ्रष्टाचार से कुछ कमाई पैसा ऐसा लेकर के ओके करता था। इस परिस्थिति में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कठिन हो रहा था। तो पहला काम ये किया गया कि लाइसेंस की व्यवस्था को ख़त्म किया गया, और पहला फीचर है डी लाइसेंसिंग, यानी जो लाइसेंस की ज़रूरत थी और अधिकांश जगह से लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया। केवल 6 इंडस्ट्रीज़ बची जो कि देश के ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके लिए प्रोडक्शन करने में उनको कंट्रोल करना ज़रूरी था, उस पर नियंत्रण रखना ज़रूरी था। बाकी सबको धीरे धीरे फ्री कर दिया गया। दूसरी बात, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने आपको बताया धीरे धीरे जैसे जैसे हम 1947 में स्वतंत्र होने के बाद आगे बढ़ते गए,
हमने सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से अनेक ऐसी कोशिशें की कि ये चीज़ें सरकार उत्पादित करेगी, ये चीज़ सरकार उत्पादित करेगी। जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं देश के विकास के और देश के निर्माण के लिए, उन सब को हमने पब्लिक सेक्टर में शामिल कर लिया और निजी क्षेत्र से कहा कि नहीं, आप नहीं करोगे, आप करोगे भी तो हमारे नियंत्रण में करोगे। तो डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, sectors that were earlier exclusively reserved for public sector were reduced. However, preeminent places of public sector in 5 core areas like arms and ammunition, atomic energy, mineral oils, rail transport and mining was continued. जब ये नीति हमने नई लागू की 1991 में, तो हमने अधिकांश क्षेत्रों को फ्री कर दिया कि नहीं, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर भाग नहीं ले सकता। जो सरकारी सेक्टर काम कर रहा है वो करेगा, प्राइवेट सेक्टर अपना काम करना चाहता है वो भी अपनी यूनिट लगा सकता है, लेकिन 5 चीज़ों में हम अपना नियंत्रण रखेंगे। और धीरे धीरे इसको भी हटा लिया। 5 इलाके ये थे: आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, mineral oils, rail transport and mining. The role of public sector was limited to only 4 industries. Rest of all industries were open to private sector also. It further reduced to 2 industries, railways and atomic energy, and further railways was also open. धीरे धीरे सब खोलते चले गए। आज भी चल रही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जो हम पाना चाहते हैं, वो आज भी चल रहा है। 1991 से शुरू हुआ लेकिन बंद नहीं हो गया, आज भी चल रहा है। और अभी भी अब रेलवे को भी बहुत उसका हिस्सा कि प्राइवेट रेलगाड़ियाँ चलेंगी, उसका संचालन प्राइवेट कंपनियाँ कराएंगी। इस तरह से हमने प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर लिया। तो डी लाइसेंसिंग और डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर ये दूसरा बड़ा काम था। तीसरा, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। Disinvestment was carried out in many public sector enterprises. Disinvestment means sale or liquidation of assets by the government, usually central and state public sector enterprises, projects, and other fixed assets. Major disinvestment steps were taken in past by BJP-led NDA government between 1999 and 2004. BJP made strategic disinvestment of Bharat Aluminium Company Balco, Hindustan Zinc, Indian Petrochemicals Corporation Limited, VSNL. डिसइन्वेस्टमेंट एक तीसरा काम था। हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें प्राइवेटाइजेशन को महत्व दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल देना। और इसका काम कैसे हो सकता है? इसका काम ऐसे हो सकता है कि जो पब्लिक कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनके जो शेयर्स हैं वो सारे सरकार के पास होते हैं। तो इन शेयर्स को अगर हम जनता को बेच दें, ओपन मार्केट में उसको सेल कर दें, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, सरकार को इससे पैसा मिल जाता है और कंपनी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाती है। जब भी किसी कंपनी के 51% शेयर पब्लिक के हाथ में होंगे, यानी सरकार यानी जनता के हाथ में होंगे, तो जनता इसकी मालिक होगी। और अगर 51% शेयर सरकार के हाथ में होंगे तो निर्णय सरकार का होगा। और ये इसको हम कहते हैं, जब सरकार शेयर्स बेचती है तो ये प्राइवेटाइजेशन है, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है। तो इसमें कुछ कंपनियों के नाम आपको दिए हुए हैं। बहुत सारी कंपनियां, 350 कंपनियां हैं। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है और अभी भी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया लागू है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये चौथा पॉइंट मान सकते हैं आप। The limit of foreign equity was raised to 100% in many activities, that is NRI, non-resident Indian, and foreign investors
were permitted to invest in Indian companies. From 1992 to 2005, foreign investment increased 316.9%. ये चौथा पॉइंट क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हमारी जो विदेश नीति थी वो हुई क्या? हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से हम डर गए। हमने कहा एक विदेशी कंपनी आती है तो हम उसको गुलाम बना लेती है। तो विदेशी कंपनियों से शुरू में ही हमने कहा, जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ उन्होंने कहा कि भाई आप में से जो कंपनी जाना चाहे चली जाए अपने शेयर बेच करके, और नहीं तो हम आने वाले समय में आप नेशनलाइजेशन कर लेंगे, सरकार अपनी संपत्ति बना लेगी उसको। और विदेशी कंपनियों को फिर हमने आने ही नहीं दिया। 1977 में जब जनता पार्टी का शासन हुआ तो एक बार फिर से इसमें और कड़ाई हुई। कोका कोला कंपनी जो कि देश में व्यापार कर रही थी उसको निकाल दिया गया। तो धीरे हमने क्या किया, विदेश से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में हो सकता था उसको पूरी तरह से रोक दिया। बाहर से जो टेक्नोलॉजी आ सकती थी उसको हमने रोक दिया। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने इससे ठीक अपने को उल्टा किया। हमने कहा कि भाई अगर कोई भारत में विनियोग करना चाहता है तो उसका स्वागत है, खुले दिल से स्वागत है। पहले नियम ये था कि अगर आप विनियोग करना चाहते हो तो अपना शेयर 50% से कम रखो, यानी कब्जा हमारा रहेगा, हिंदुस्तान का रहेगा, विदेशी भाई चाहे तो अपना पैसा लगा लें। लेकिन हमने विदेशी कंपनियों को इस चीज़ की बाद में धीरे धीरे सुविधा बढ़ा दी कि अगर वो चाहें तो 100% शेयर अपने पास विदेशी में रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तानियों को शेयर बेचने के लिए मजबूर हों। तो धीरे धीरे हमने लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को स्वीकार कर लिया। लिबरलाइजेशन ऑफ इन टेक्निकल एरियाज, ऑटोमेटिक परमिशन वॉज गिवन टू इंडियन कंपनीज फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंपनीज। पांचवा पॉइंट मान सकते हैं, विदेशों से टेक्नोलॉजी हमने रोक लगा दी थी और ये कह दिया था कि अगर हम कहीं विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहें तो हमें सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सरकार परमिशन नहीं देगी या उसमें कुछ शर्तें लगा देगी तो उन्हीं शर्तों के अनुरूप ही हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। तो बाहर के देश अपनी टेक्नोलॉजी देने में घबराते थे और वो शर्तें उनके लिए अच्छी नहीं होती थी, तो हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कमज़ोर पड़ गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत हमने इस दिशा में भी सुधार किया और कई काम किए, और उसमें से एक काम ये किया था कि ऑटोमेटिक परमिशन अपने आप अगर आपको कोई विदेशी कंपनी तैयार है अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए, आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी देश के लिए अच्छी है तो आप उसको ले सकते हैं, सरकार अब उसमें रोक नहीं लगाएगी। सेटिंग अप a foreign investment promotion board. This board was set up to promote and bring foreign investment in India. From 1992 to 2005, foreign investment increased by 316.9%. हमारे देश का आपको हमने बताया कई पुराने लेक्चर में कि गरीबी का जो दुष्चक्र है, विशस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, अगर इसको तोड़ना है तो हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। शुरू में इसको तोड़ने के लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, लेकिन भ्रष्टाचार और रेड टेपिज्म इन सब के कारण जो सरकारी कंपनियां बनी वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रही, तो हमको उससे लाभ नहीं हुआ। अब हमारे पास रास्ता क्या था? हमारे पास रास्ता ये था कि विदेश से हमारे पास विनियोग हो, हमारे देश में विनियोग हो, लाभ की दृष्टि से कोई करेगा, और हम अगर उसको लाभ ले जाने की अनुमति देंगे कि भाई आप अपना जो लाभ कमाते हैं अपने देश ले जा सकते हैं, तो वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज इन्वेस्ट क्यों करेगा। तो इसलिए हमने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया और उसका काम यही था
कि देश विदेश में अपनी मीटिंग करके लोगों से मिलजुल करके उन और जो लोग विनियोग करना चाहें उनको सहयोग दे करके, उनको सुझाव दे करके देश में विनियोग को बढ़ाया जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसको बढ़ाया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा। सेटिंग अप of small scale industries. Various benefits were offered to small scale industries. Setting up of Board of Industrial and Financial Reconstruction. The board was set up to revive sick units in public sector enterprises suffering loss. Under the new definition, a company which with investment of up to 1 crore and annual turnover of up to 5 crore is a micro unit. Earlier, micro manufacturing units had an investment limit of 25 lakhs, while the limit was rupees 10 lakh for service firms. ये क्या हुआ? हमारे देश का जो विकास है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर निर्भर है। खाली बड़े उद्योग से तो देश चल नहीं सकता, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए। और सरकार के शिकंजे के कारण वो बड़े उद्योगों पर भी है और छोटे उद्योगों पर भी है। और उस शिकंजे के कारण और तरह तरह के नियंत्रण के कारण हमारे पास सिक इंडस्ट्रीज की संख्या, सिक यूनिट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सिक माने कमज़ोर यूनिट, जो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रही है, ऋण नहीं चुका पा रही है, उत्पादन नहीं कर पा रही है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, ऐसी यूनिट्स को लेकर हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इनको सहयोग देने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए सरकार ने नई नीति में कोशिश की। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसको बढ़ाया। जो परिभाषा बनाई जाती है कि माइक्रो यूनिट किसको कहेंगे, स्मॉल यूनिट किसको कहेंगे, मीडियम यूनिट किसको कहेंगे, इसकी परिभाषा को बदला और इसमें राशि बढ़ाई। उसका परिणाम ये होता है कि जो सुविधाएं माइक्रो यूनिट्स को या मीडियम यूनिट्स को मिलती हैं वो अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों को भी मिल पाएंगी और इससे उनका उद्धार होगा, देश का विकास होगा। तो ये मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थे, जिसमें 7 मुख्य बातें आपको बताई गई। खास करके लाइसेंस राज का ख़त्म किया जाना, निजी क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का खोला जाना, सार्वजनिक क्षेत्र को बेच करके डिसइन्वेस्टमेंट करना, विदेशी पूंजी को देश में आयात करने के लिए छूट देना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना। और अगर हम और अंदर चले जाएं तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए सरकार ने बैंकों को भी छूट दी, फिस्कल इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी छूट दी और डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन को भी उसमें शामिल किया कि राज्य अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। तो इस तरह के बहुत सारे सुधार करके हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को देश में लागू किया। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप